हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो एक रेलवे बोर्ड की नई पॉलिसी आई है रिगार्डिंग एनपीएस टू ओल्ड पेंशन स्कीम। ये पेंशन स्कीम है क्या और क्या पॉलिसी आई है, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। ये पॉलिसी अभी रेलवे बोर्ड ने जारी की है 3 मई को, जिसके तहत वैसे लोगों को जो लोग की रिक्रूटमेंट प्रक्रिया 31/12/2003 तक कंप्लीट हो चुकी थी, उन लोगों को वन टाइम ऑप्शन दिया गया है, जिस ऑप्शन के तहत वो न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में आ सकते हैं। यह ऑप्शंस, इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि एनपीएस क्या है और ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, और इसके तहत कौन कौन से लोग होंगे जिनको की फायदा होगा, और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या क्या फायदे हैं। और एनपीएस के भी कुछ फायदे हैं, ऐसा नहीं कि एनपीएस के कोई फायदे ही नहीं है। और एनपीएस कब से लागू की गई, एनपीएस की व्यवस्था क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम कब से लागू की गई, ओल्ड पेंशन स्कीम की व्यवस्था क्या है और उसके फायदे क्या है, दोनों के फायदे आपको हम बताएंगे। ऑब्वियसली जो एनपीएस है वो उतना फायदेमंद नहीं है जितना कि ओल्ड पेंशन स्कीम है, और इसलिए आप सभी कर्मचारी या अधिकारी जितने भी लोग भारत सरकार में काम करते हैं, सभी लोगों ने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मांग समय समय पर उठती रहती है। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए जो रिप्रेजेंटेशन, जो लोग का सारी प्रक्रिया पहले कंप्लीट हो चुकी थी, उन लोगों को अभी व्यवस्था दी गई जिसके तहत वो ओल्ड पेंशन स्कीम में आ सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं कि ये पॉलिसी है क्या और कब आई। ठीक है, तो ये व्यवस्था, 2 तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक एनपीएस और एक ओल्ड पेंशन स्कीम। जो भी लोग एक कट ऑफ डेट है 1/1/2004 और ये है 31/12/2003। यहां पे जो लोग भी भर्ती हुए इस तारीख को ऑन डेट और इसके बाद, उन सभी को मैंडेटरी रूप से, अर्थात अनिवार्य रूप से एनपीएस के तहत इनको आना पड़ता है। एनपीएस की एक व्यवस्था है जिसे न्यू पेंशन स्कीम कहते हैं, और पूरे लगभग सभी देशों में आजकल एनपीएस ही चल रहा है। और इसमें एक एक्सेप्शन है, सिर्फ जो मिलिट्री है, भारत सरकार के जो सेना है, तीनों सेनाएं, उनको एनपीएस से बाहर रखा गया। बाकी जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के हो, उन सभी जगह यह व्यवस्था एनपीएस की लागू है। एनपीएस व्यवस्था के तहत आपको जैसे ही आप भर्ती होते हैं तो अनिवार्य रूप से आपको एनपीएस व्यवस्था में आना होता है। अर्थात एनपीएस में सपोज आपका अगर 10% कंट्रीब्यूशन है तो सरकार का कंट्रीब्यूशन 10% रहता है, और इससे जो आपके 35 साल या 40 साल जो भी आप नौकरी करते हैं, तो इससे जो एसेट क्रिएट होता है, उसी एसेट के आधार पे आपको उसका 60% सरकार के पास रखना होता है, और उसी 60% से आपको पेंशन दिया जाता है। ठीक है, सपोज मानिए कि आपकी सैलरी आज के डेट में 30,000 रुपए है, तो उसका 10% आपका बेसिक सैलरी जो आपकी है 30,000, तो उसका 10% 3,000 हुआ, तो 3,000 आप कंट्रीब्यूट करेंगे, 3,000 सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। अभी सरकार का कंट्रीब्यूशन बढ़ के 2019 में 14% हो गया है, तो उससे एक कॉर्पस बनता है, उसी कॉर्पस से आपको पेंशन की जो व्यवस्था है वो की जाती है, पेंशन जो है वो दिया जाता है। इसमें कुछ चीजें हैं एनपीएस में जो आपको बताना चाहते हैं। एनपीएस में सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसे S1 फॉर्म बोलते हैं। S1 फॉर्म जैसे ही आप रिक्रूट होते हैं उसके जस्ट बाद भरना होता है। S1 फॉर्म को फॉरवर्ड होने के बाद, ड्यूली फॉरवर्ड होने के बाद एनएसडीएल को भेज दिया जाता है, ये आपके ऑफिस के द्वारा। एनएसडीएल से आपको एक पैन नंबर इशू कर दिया जाता है, और पैन नंबर से आपको आईपिन प्राप्त हो जाता है, और इस पैन नंबर के आधार पे आप ऑनलाइन अपनी सारी चीजों को देख सकते हैं। पैन नंबर का मतलब होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो ये एनपीएस की जो व्यवस्था है वो पूरी की पूरी ऐसे चलती है। S1 फॉर्म भरते हैं आप, जैसे भर्ती होते हैं कहीं भी, किसी भी सरकारी कर्मचारी के रूप में जब आप भर्ती होते हैं S1 फॉर्म भरते हैं, उसके बाद वो फॉरवर्ड होके चला जाता है एनएसडीएल को। एनएसडीएल से आपको
एक पैन नंबर इशू हो जाता है जो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। उस पैन नंबर के डिटेल जो पिन उसका और आईडी होता है, उसके आधार पे आप ऑनलाइन अपने जो एसेट आपके लिए बना है, जो मैंने पहले अभी बताया था आपको, उस एसेट को देख सकते हैं। वह एसेट जो है वो सरकार ने उसके लिए अलग से इन्वेस्टर्स लगा रखे हैं। जो इन्वेस्टर्स जो हमारे फंड मैनेजर्स हैं, जिसमें आईसीआईसीआई भी है, एसबीआई भी है, यूटीआई भी है, वैसे 5 एजेंसियां हैं जिनको इसके एसेट को मैनेज करने के लिए नामित किया गया है पीएफआरडीए के द्वारा। पीएफआरडीए एक एक्ट है जिसके तहत ये पूरा पेंशन जो एनपीएस का है वो चलता है। इसमें 2 चीजें होती हैं एनपीएस में, ठीक है। एक होता है टायर 1 और एक होता है टायर 2। टायर 1 के तहत ये मैंडेटरी है, इसमें से आप पैसे विड्रॉल नहीं कर सकते। टायर 2 एक पेंशन, एक तरह से सेविंग अकाउंट है। पेंशन सेविंग अकाउंट होने से आपको फायदा ये है कि आप टायर 1 में तो मैंडेटरी रूप से आपको आना ही आना है। टायर 2 चाहे तो आप अपना अलग से एक अकाउंट, सेविंग अकाउंट पेंशन का खुलवा सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि आप इसका विड्रॉल टाइम टू टाइम कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो ये तो एनपीएस के बारे में व्यवस्था हो गई। एनपीएस के बारे में मैंने आपको बताया। सपोज एनपीएस के तहत अगर आपके 1 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं तो 1 करोड़ रुपए में से 60 लाख रुपए आपको एन्युटी के रूप में सरकार के पास रखना होगा। इसी 60 लाख रुपए से आपको पेंशन दी जाएगी और ये 40 लाख रुपए जो आपके होंगे वो आप विड्रॉ कर सकते हैं ड्यूरिंग द रिटायरमेंट, ठीक है। बट वैसी ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसमें एक जीपीएफ होता है जिसमें 60% के आसपास एक अमाउंट आपका हर मंथ कटता है और आपको कोई इस तरह के जो कंट्रीब्यूशंस देने नहीं होते हैं। पूरी की पूरी जब आप रिटायर करते हैं तो सरकार आपका जो लास्ट सैलरी होता है, सपोज लास्ट सैलरी आपकी 60,000 रुपए है, तो आपको कोई चीज इसमें से देने की जरूरत नहीं है। आपको 30,000 रुपए पर मंथ पेंशन प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास कोई रिस्क नहीं है। इसमें जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो मार्केट के हिसाब से इसको जो आपके फंड मैनेजर हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। उसमें से जो रिटर्न आएगा वो आपके इस कॉर्पस को डिसाइड करेगा और आपके पेंशन के दर को डिसाइड करेगा। लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में ऐसी बात नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम में जो भी आपका लास्ट पेमेंट होगा, जो लास्ट सैलरी होगी, उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा और आपकी फिर उसी हिसाब से आपके फैमिली को भी आपके डेथ के बाद उसमें पेंशन मिलेगा। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम से नए पेंशन स्कीम, जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम में आ सकते हैं। सपोज आपकी नियुक्ति 1/1/2004 को हुई, लेकिन रिक्रूटमेंट की सारी प्रक्रिया, जैसे रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिटन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, ये सारी प्रक्रिया अगर इस तारीख से पहले कंप्लीट हो चुकी थी, इससे पहले, और आपका रिक्रूटमेंट 1/1/2004 को होता है या 2/2/2004 को होता है, लेकिन सारी प्रक्रिया अगर कंप्लीट हो चुकी है, तब आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा। आप इससे इसमें माइग्रेट कर सकते हैं। वैसे ही अगर सरकार ने किसी भी कारण से, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, अगर इसको प्रशासन को प्रशासनिक रीजन से, प्रशासनिक कारणों से अगर डिले हुआ है, तब भी आप ओल्ड पेंशन स्कीम में माइग्रेट कर सकते हैं। अगर पुलिस वेरिफिकेशन या कास्ट वेरिफिकेशन इसमें डिले हुआ है, तब भी आप उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कोर्ट केस चल रहा था और जिसकी वजह से आपका अपॉइंटमेंट 1/1/2004 के बाद हुआ, ऑल्दो आपकी प्रक्रिया कहां कंप्लीट हो चुकी थी, यहां पे कंप्लीट हो चुकी थी, तब भी आप यहां से इस ओल्ड पेंशन स्कीम में जा सकते हैं। ये कुछ मोटे मोटे कारण है जिसके आधार पे आप पेंशन, जो पुरानी पेंशन स्कीम है, उसमें माइग्रेट कर सकते हैं न्यू पेंशन स्कीम से। लेकिन अगर आपने अपने कारणों से एक्सटेंशन लिया है, सपोज आपकी ज्वाइनिंग 31/12 को थी, ठीक है, 2003 को, और आपने अपने कारण से 3 महीने का एक्सटेंशन लिया कि मुझे 3 महीने बाद ज्वाइन करनी है,
उस परिस्थिति में ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक साल ज्यादा तक की वैकेंसी को कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज हमें अगर 2012 में सिलेक्शंस करना है तो हम 2014 तक की वैकेंसी ले लेते हैं। अगर ये वैकेंसी बाद की है तो उस परिस्थिति में भी आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। सपोज सरकार ने पहले ज्यादा वैकेंसी ले ली, आपको पैनल कर दिया गया है, लेकिन वो वैकेंसी फ्यूचर के अगेंस्ट है, तो उस परिस्थिति में भी आपको इस चीज का फायदा नहीं मिलेगा। तो इसके तहत अभी हमने आपको बताया कि ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है, न्यू पेंशन स्कीम क्या है, ओल्ड पेंशन स्कीम्स में कैसे माइग्रेट कर सकते हैं, और ये न्यू पेंशन स्कीम से ओल्ड पेंशन स्कीम में जो माइग्रेट करने का जो इसमें साधन दिए गए हैं वो सिर्फ कुछ लोगों को ही दिए गए हैं। उन लोगों को जिनकी पूरी प्रक्रिया, भर्ती की प्रक्रिया 31/12/2003 तक कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन प्रशासनिक कारणों से, कोर्ट केस के कारण से, कास्ट वेरिफिकेशन के कारण से या अन्य कारण से वह उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई थी, या मेडिकल अनफिट हो गए थे वो, बाद में उन्होंने अपील की और उसके बाद मेडिकल फिट हो गए। उस परिस्थिति में भी उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाएगा। तो ये थी कुछ बातें जो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में मैंने बताई आपको, और जो रेलवे बोर्ड की पॉलिसी है उस पॉलिसी के तहत आप इसे इमीडिएटली 31 मई से पहले आपको ये ऑप्शन देना है। हमने दिल्ली मंडल में भी इसके लिए ऑप्शन फॉर्म्स जारी कर दिए हैं जो हमारे वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। हमारे फेसबुक पेज पे भी, कार्मिक विभाग के फेसबुक पेज पे भी ये उपलब्ध है और वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको आने की भी जरूरत नहीं है ऑफिस में। आप अपने सारे फॉर्म्स के जो एनेक्चर्स हैं और ऑप्शन फॉर्म है उसको भर के आप ऑनलाइन हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।